एक ऐसी धातु के बारे में सोचते हैं जो इतनी मुलायम है कि उसे मक्खन की तरह एक साधारण चाकू से काटा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और अगर गलती से भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा पानी के गिलास में गिर जाए ना। तो वो तुरंत एक भयानक धमाके के साथ आग पकड़ लेगा। मतलब ये एक बेहद आक्रामक और खतरनाक तत्व है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है। हाँ, वही कि बिल्कुल यही खतरनाक धातु एक दूसरे रूप में उस नमक के अंदर गहराई से छिपी है जिसे हम रोज अपने फ्रेंच फ्राइज पर छड़क कर खाते हैं। है ना गजब की बात। ये रसायन विज्ञान का एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग को चकरा देता है। एकदम। और इसी से आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है, क्योंकि जो चीज बाहर से जैसी दिखती है ना, उनके भीतर की रासायनिक दुनिया उससे बिल्कुल अलग होती है। हाँ, और कहीं ज्यादा जटिल भी। हम इंसानों की तो खैर पुरानी आदत रही है कि हम चीजों को उनके बाहरी दिखावे या उनके भौतिक गुणों के आधार पर बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर कोई चीज कठोर है तो वो मजबूत होगी, या चमकदार है तो कीमती होगी। इसी सोच को तोड़ने के लिए आज हम धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की पूरी दुनिया का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। हमारे सामने मौजूद वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये साफ होता है कि हम अपने आसपास की चीजों को, जैसे हाथ में पकड़ा फोन या रसोई के स्टील के बर्तन, उन्हें पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। हम सिर्फ उनका बाहरी आवरण देखते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन तत्वों के भौतिक भ्रम से बाहर निकलेंगे, उनके परमाणुओं के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के रहस्यमयी लेनदेन को समझेंगे, और उस दिलचस्प कहानी को भी जानेंगे कि कैसे इंसान ने धरती के गर्भ से इन धातुओं को निकालकर अपने हिसाब से ढाल लिया है। तो शुरुआत उस चीज से करते हैं जो सबसे पहले हमारी आंखों को दिखाई देती है, मतलब धातुओं का रूप रंग और उनके भौतिक गुण। मानव इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि हमारी पूरी सभ्यता धातुओं के इन्हीं भौतिक गुणों पर खड़ी है। जैसे कि धातुओं की आघात वर्ध्यता, जिसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। हाँ, मैलिएबिलिटी मतलब उन्हें पीट पीट कर एक बहुत ही पतली चादर में बदला जा सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर धातुएं हथौड़े की चोट पड़ने पर शीशे की तरह चकनाचूर हो जाती तो क्या कभी हम तलवारें, ढाल या बड़े लोहे के पुल बना पाते? बिल्कुल नहीं। फिर तो इंसान शायद हमेशा पत्थर युग में ही फंसा रह जाता। और मैलिएबिलिटी के साथ साथ एक और गुण है जो बहुत अहम है, धातुओं का खिंचना या डक्टिलिटी। हाँ, तन्यता। और शोध पत्रों में एक तथ्य है जो वाकई किसी का भी दिमाग घुमा सकता है, सोने की तन्यता के बारे में। अरे हाँ, वो तार वाला फैक्ट ना, कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से, हाँ, महज 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा एक अटूट तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर। यह सोचना भी अजीब लगता है कि कोई ठोस चीज इतनी कैसे खिंच सकती है बिना टूटे। वही तो, आखिर ऐसा क्या है धातुओं के अंदर जो उन्हें टूटने नहीं देता? मतलब कोई तो गोंद होगी। इसका जवाब धातुओं की आंतरिक परमाणु संरचना में छिपा है। इसे इलेक्ट्रॉन समुद्र या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है। अच्छा, ये समुद्र वाला क्या कॉन्सेप्ट है? होता यह है कि धातुओं के परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आजाद छोड़ देते हैं और खुद उन इलेक्ट्रॉनों के एक बहते हुए समुद्र में सकारात्मक आयनों के रूप में तैरते रहते हैं। अरे वाह! तो मतलब ये एक ऐसा लचीला गोंद है जो परमाणुओं को एक दूसरे पर फिसलने की आजादी देता है। एकदम सही। लेकिन उन्हें अलग नहीं होने देता। इसीलिए जब हथौड़ा पड़ता है तो वे टूटते नहीं, बस अपनी जगह बदल लेते हैं। क्या बात है। और शायद यही लचीलापन उन्हें ध्वनिक भी बनाता है ना। मेरा मतलब है जो उनसे गूंजने वाली आवाज आती है। हाँ बिल्कुल, जब धातु पर चोट की जाती है तो पूरी संरचना एक साथ कंपन करती है। इसीलिए तो स्कूल की घंटी हमेशा धातु की होती है, लकड़ी की नहीं। सही कहा। लेकिन रुकिए, ये सब तो सुनने में बहुत व्यवस्थित लग रहा है। अगर हम सिर्फ इसी बाहरी रूप रंग को परिभाषा मान लें तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसी? मतलब ये तो एक लाल रंग की कार देखकर उसे रेसिंग कार मान लेने जैसा हुआ, बिना ये देखे कि उसके अंदर इंजन है भी या नहीं। क्योंकि इसी विज्ञान में कई ऐसे अपवाद हैं जो इस पूरी परिभाषा की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। प्रकृति को अपने बनाए नियमों को तोड़ने में बहुत मजा आता है। विज्ञान में सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को बांटना एक बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल। जैसे ये एक आम धारणा है कि धातुएं हमेशा कठोर होती हैं और कमरे के तापमान पर ठोस रहती हैं। लेकिन पारा यानी मर्क्यूरी को ही ले लीजिए, वो एक धातु होकर भी हमेशा तरल अवस्था में रहता है। और बात सिर्फ पारे की नहीं है,
गैलियम और सीजियम जैसी धातुओं का बेलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर उन्हें हाथ की हथेली पर रख लिया जाए ना, तो वे शरीर की गर्मी से ही पिघलकर पानी बन जाएगी। बिल्कुल। अब कोई भी सोचेगा कि ये किस तरह की कठोरता है। सच में। और अगर आधातुओं यानी नॉन मेटल्स की दुनिया को देखे तो वहां भी कई बहरूपीय बैठे हैं। आयोडीन एक आधातु है, लेकिन उसमें धातुआं जैसी ही एक तेज चमक होती है। आधातुओं में कार्बन का उदाहरण तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कार्बन का एक अपर रूप यानी एलोट्रॉप हीरा है। हाँ, हीरा, जो कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और है वो एक आधातु? बिल्कुल। इसके सामने कई धातुएं कमजोर पड़ जाती हैं। वहीं कार्बन का ही दूसरा रूप ग्रेफाइट है, जो इतना मुलायम है कि कागज पर घिसने से निशान छोड़ देता है, जो हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। और एक और अजीब बात है कि अधातु होने के बावजूद ग्रेफाइट बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाहर से देखकर किसी भी तत्व की असली पहचान करना लगभग असंभव है। सही कहा। असली खेल उनकी केमिस्ट्री यानी रासायनिक व्यवहार में छिपा है। तो चलिए इस भौतिक छलावे से बाहर निकलते हैं। हाँ, अब ये देखते हैं कि जब इन धातुओं का सामना असल दुनिया की चीजों से होता है, जैसे हवा, पानी और खतरनाक एसिड्स, तो इनका असली व्यक्तित्व कैसा उभर कर आता है। यही से धातुओं के अलग अलग रासायनिक व्यक्तित्व सामने आते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ इनकी प्रतिक्रिया पर गौर किया जाए तो हर धातु का बर्ताव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के लिए इतनी भूखी होती हैं कि अगर इन्हें खुली हवा में रख दिया जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इनकी प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक होती है, इसीलिए तो इन्हें मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये हवा के संपर्क में ना आ सकें। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ लोहे को देखिए। अगर लोहे के एक बड़े टुकड़े को आग में डाल दिया जाए तो वो जलता नहीं है, सिर्फ गर्म होकर लाल हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पेच है जो मैंने सोर्स में पढ़ा। लोहे का बड़ा टुकड़ा भले ही न जले, लेकिन अगर लोहे को घिसकर उसका बारीक चूर्ण बना लिया जाए। हाँ, लौ चूर्ण या आयरन फाइलिंग्स। बिल्कुल। अगर उसे आग की लौ पर छिड़का जाए तो वो चूर्ण फुलझड़ी की तरह तेजी से जलने लगता है। इसका कारण है सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। लोहे के टुकड़े में बहुत कम परमाणु हवा के संपर्क में आते हैं। हाँ, अच्छा। और चूर्ण बन जाने पर लाखों परमाणु एक साथ ऑक्सीजन से टकराते हैं, जिससे प्रतिक्रिया अचानक बहुत तेज हो जाती है। एकदम सही। और वहीं दूसरी तरफ सोना और चांदी है, जो चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करते। वे एकदम शांत रहते हैं। पानी के साथ भी धातुओं का बर्ताव ऐसा ही नाटकीय है। ठंडे पानी में सोडियम डालते ही इतनी भयंकर प्रतिक्रिया होती है कि उससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। हाँ, वो तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का बर्ताव सबसे अजीब है। अरे हाँ, वो पानी में तैरने वाला फैक्ट। ये भारी धातुएं पानी में तैरने कैसे लगती हैं? ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार रासायनिक बचाव प्रणाली है। वो कैसे? जब कैल्शियम पानी से टकराता है तो प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन यह गैस तुरंत आग नहीं पकड़ती। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इसके बजाय हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले कैल्शियम की सतह पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं। ये बुलबुले किसी लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं और उस भारी धातु को खींचकर पानी की सतह पर ले आते हैं। प्रकृति का अपना खुद का लाइफ जैकेट, ये सच में अद्भुत है। और कुछ धातुएं तो इतनी जिद्दी होती हैं कि वे ठंडे या गर्म पानी से बात तक नहीं करती। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। इन तत्वों को जगाने के लिए पानी की भाप यानी अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन पानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आती है जब ये धातुएं अम्लों यानी एसिड्स के संपर्क में आती हैं। आमतौर पर रसायन विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि धातु को एसिड में डालो और वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी। हाँ, लेकिन जब बात नाइट्रिक एसिड की आती है तो ये नियम टूट जाता है। मैंने पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलने देता। क्या इस एसिड में कोई खराबी है? नहीं, नाइट्रिक एसिड में कोई खराबी नहीं है, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। इसे एक आक्रामक केमिकल बाउंसर की तरह देखा जा सकता है। केमिकल बाउंसर मतलब वो गैस को बाहर जाने से रोक देता है? एक तरह से हाँ। ये एक अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक है। जब कोई धातु इसके साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो नाइट्रिक एसिड उस गैस को आजाद नहीं होने देता। तो वो उस हाइड्रोजन का करता क्या है? वो तुरंत उस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़कर उसे पानी में बदल देता है
और खुद नाइट्रोजन के किसी अन्य रूप में टूट जाता है। मतलब वो गैस का हुलिया ही बदल देता है। क्या बात है। और जब इस केमिकल बाउंसर की बात हो ही रही है तो एक्वा रेजिया का जिक्र करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। एक्वा रेजिया, जिसे लैटिन में रॉयल वाटर यानी शाही पानी कहा जाता है। हाँ, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण है। और ये इतना खतरनाक है कि ये अकेले ही सोने और प्लैटिनम को पिघला सकता है, जो कि किसी और चीज से प्रतिक्रिया नहीं करते। और मजेदार बात यह है कि ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ना ही नाइट्रिक अम्ल अकेले सोने को गला सकता है। लेकिन जब ये दोनों 3:1 में मिलते हैं तो एक टीम की तरह काम करते हैं ना। एकदम सही। एक सोने को ऑक्सीकृत करता है और दूसरा उसे अपने साथ बांध लेता है। इन सब प्रतिक्रियाओं को देखकर वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, जिसे सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। हाँ, ये सक्रियता श्रेणी तो बिल्कुल एक वीआईपी रैंकिंग की तरह लगती है। जो धातुएं सबसे ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक है, जैसे पोटेशियम और सोडियम, वे इस लिस्ट में सबसे ऊपर बैठी हैं। और जो सबसे शांत हैं, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जैसे सोना और चांदी, वे सबसे नीचे हैं। इस लिस्ट का नियम यह है कि एक ताकतवर धातु कमजोर धातु को उसकी जगह से धक्का मारकर विस्थापित कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कुछ धातुएं इतनी बेचैन और कुछ इतनी शांत क्यों हैं? ये आक्रामकता आ कहाँ से रही है? हाँ, मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब पूरी तरह से उनके परमाणुओं के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के नृत्य में छिपा है। इलेक्ट्रॉनों का नृत्य? ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लग रहा है। रसायन विज्ञान में हर तत्व की एक ही परम इच्छा होती है, उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेस की तरह बन जाना। नोबल गैसेस रासायनिक रूप से सन्यासी होती हैं। मतलब उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनके बाहरी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट रहती हैं। और बाकी के तत्व उसी संतुष्टि को पाने के लिए जिंदगी भर भागदौड़ करते रहते हैं। शुरुआत में हमने सोडियम का जो उदाहरण दिया था कि वो पानी में आग लगा देता है, उसकी बेचैनी का कारण भी यही है। बिल्कुल। सोडियम के पास उसके बाहरी कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए एक बहुत बड़े बोझ की तरह है, जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। वहीं अगर क्लोरीन को देखा जाए तो उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है। और यहीं पर रसायन विज्ञान का सबसे खूबसूरत लेन देन होता है। सोडियम अपना वो फालतू इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देता है। और जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। अब क्योंकि ये दोनों विपरीत आवेश वाले आयन बन चुके हैं, तो ये एक दूसरे को एक भयानक ताकत के साथ खींचते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बिल्कुल। और इसी से जन्म होता है सोडियम क्लोराइड का, जो कि एक आयनिक यौगिक है। यानी हमारा खाने वाला नमक। ये कोई साधारण जुड़ाव नहीं है। ये आयन एक दूसरे को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और एक बहुत ही कठोर ढांचा बना लेते हैं। इसी जकड़न की वजह से इनका गलनांक इतना ज्यादा होता है कि इन्हें पिघलाने के लिए भयंकर गर्मी की जरूरत पड़ती है। और जब बात बिजली प्रवाहित करने की आती है तो ये आयनिक यौगिक बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। मतलब ठोस अवस्था में ये बिजली को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देते। हाँ, लेकिन जैसे ही इन्हें पिघलाया जाता है या पानी में घोला जाता है, ये बेहतरीन सुचालक बन जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक बिल्कुल एक ऐसे खचाखच भरे हुए डांस फ्लोर की तरह होते हैं, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, आयन इतनी मजबूती से जकड़े होते हैं कि कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। अब जब कोई हिल ही नहीं सकता तो बिजली का प्रवाह कैसे होगा? सही बात है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आयनों की गतिशीलता चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम नमक को पानी में घोलते हैं या बहुत ज्यादा गर्म करके पिघलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डांस फ्लोर अचानक से खुल गया हो। अब आयन आजाद हो जाते हैं और वो पूरे फ्लोर पर घूम सकते हैं और अपने साथ बिजली के आवेश को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। ये गतिशीलता ही सुचालकता की चाबी है। एकदम सटीक। लेकिन इन सब बातों से एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने आती है, जिस पर मैंने गौर किया। वो क्या? अगर सोडियम, पोटेशियम या लोहे जैसी धातुएं इतनी ही बेचैन हैं कि वो हर वक्त ऑक्सीजन या पानी से प्रतिक्रिया करने को बेताब रहती हैं, तो फिर ये धरती पर हमें शुद्ध मिलती कैसे हैं? मिलती ही नहीं है। ये तो एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है
क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रकृति में लोहे की बनी बनाई प्लेटें या एल्यूमिनियम के तार तो उगते नहीं हैं। हाँ, ये धातुएं अपनी आक्रामकता की वजह से हमेशा दूसरे तत्वों के साथ फंसी होती हैं, जमीन के अंदर खनिजों और अयस्कों के रूप में। अयस्क यानी ओर्स, वो चट्टानें हैं जिनमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो इन चट्टानों से फालतू की मिट्टी और रेत को हटाया जाता है, जिसे गैंग कहा जाता है। और असली धातु विज्ञान या मेटलर्जी इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। और ये धातु कर्म पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि धातु सक्रियता श्रेणी में कहाँ खड़ी है। मतलब जो वीआईपी रैंकिंग हमने पहले डिस्कस की थी। हाँ, जो धातुएं नीचे हैं उन्हें निकालना बहुत आसान है। जैसे पारे का अयस्क सिनेबार होता है। सिनेबार में पारा सल्फर के साथ जुड़ा होता है। तो इसे आजाद करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, बस हवा में गर्म कर देने से पारा अलग हो जाता है। लेकिन जो धातुएं बीच में हैं, जैसे कि लोहा या जिंक, उनके लिए कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर वे सल्फर या कार्बन के साथ जुड़ी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। हाँ, सल्फाइड अयस्कों को हवा की मौजूदगी में भूनना पड़ता है, जिसे रोस्टिंग कहते हैं, और कार्बोनेट्स को सीमित हवा में पकाना पड़ता है, यानी कैल्सिनेशन। यहां मुझे एक बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। आखिर इतनी मेहनत करके पहले इन्हें धातु ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? सीधा धातु क्यों नहीं निकाल लेते? ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी सवाल है। इसका कारण है कार्बन की चोरी करने की क्षमता। ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आमतौर पर कार्बन यानी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ऐसा क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूती से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। एक तरह से कार्बन एक रासायनिक क्रोबार की तरह काम करता है, जो धातु और ऑक्सीजन के बंधन को आसानी से तोड़ देता है। अच्छा, अब समझ आया। लेकिन कार्बन सल्फर के साथ ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इसलिए पहले सल्फाइड को जलाकर ऑक्साइड में बदलना जरूरी है, ताकि कार्बन अपना काम कर सके और हमें शुद्ध धातु मिल जाए। ये तो प्रकृति को उसी के खेल में हराने जैसा हुआ। और प्रकृति को हराने का एक और खूंखार तरीका है थर्माइट प्रक्रिया। अरे हाँ, थर्माइट रिएक्शन, ये तो बहुत ही हिंसक होता है। सच में। जब आयरन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम लोहे से ऑक्सीजन छीन लेता है। ये प्रतिक्रिया इतनी हिंसक होती है कि लोहा सीधा उबलता हुआ पिघली हुई अवस्था में बाहर आता है। और इसी का इस्तेमाल अक्सर वीराने में टूटी हुई रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जहां कोई बड़ी भट्टी नहीं ले जाई जा सकती। बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। लेकिन जो धातुएं सबसे ऊपर हैं, जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम, उनके मामले में तो कार्बन भी हार मान लेता है ना? हाँ, इन धातुओं का ऑक्सीजन से इतना गहरा जुड़ाव होता है कि दुनिया का कोई भी कोयला उन्हें अलग नहीं कर सकता। तो फिर इन्हें कैसे आजाद किया जाता है? ऐसा लगता है जैसे इन धातुओं को ऑक्सीजन से अलग करना किसी बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकालने जैसा है। बिल्कुल। सामान्य बातचीत या थोड़ी बहुत गर्मी से तो काम चलेगा नहीं। इन्हें अलग करने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है। और वो ऊर्जा बिजली के रूप में दी जाती है ना? हाँ, इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटनी अपचयन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। पिघले हुए यौगिक में से भारी मात्रा में करंट गुजारा जाता है, जिससे आयन टूटते हैं और शुद्ध धातु आजाद होकर एक जगह जमा हो जाती है। चलिए मान लिया कि हमने बहुत मेहनत करके भट्टी में जलाकर या बिजली के झटके देकर धरती से शुद्ध धातु निकाल ली, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि पर्यावरण हर वक्त उस धातु को वापस उसके प्राकृतिक रूप में धकेलने की कोशिश करता रहता है। इसी प्राकृतिक हमले को हम संक्षारण या करोजन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसका सबसे आम रूप है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि लोहे पर जंग लगना इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल। प्रयोगशाला के परीक्षण बताते हैं कि जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की एक साथ मौजूदगी अनिवार्य है। मतलब अगर हवा एकदम सूखी है या फिर पानी में हवा घुली हुई नहीं है तो लोहे पर कभी जंग नहीं लगेगा। एकदम सही। और इसी बात का फायदा उठाकर इंसानों ने धातुओं को बचाना सीखा। उन पर पेंट करना, तेल लगाना, ये सब तो आम तरीके हैं। एक और बेहतरीन तरीका है यशदलेपन यानी गैल्वनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। हाँ, जिंक लोहे से ज्यादा सक्रिय है ना, तो वो खुद तो कुर्बान हो जाता है, लेकिन लोहे को खरोंच आने पर भी बचा लेता है। लेकिन इंसानों की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। हमने सिर्फ धातुओं को बचाया नहीं, बल्कि हमने उनके मूल स्वभाव को ही बदल कर रख दिया। हमने अलॉय या मिश्र धातु बनाना शुरू किया। ये तो इंसान की रसायन विज्ञान पर सबसे बड़ी जीत है।
शुद्ध लोहा अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहुत नर्म होता है और गर्म होने पर आसानी से खिंच जाता है। लेकिन अगर हम उसमें बस 0.05% कार्बन मिला दें तो वो बेहद कठोर हो जाता है। क्योंकि कार्बन के छोटे परमाणु लोहे की परतों के बीच में फंस जाते हैं और उन्हें एक दूसरे पर फिसलने से रोक देते हैं। और अगर उसी लोहे में निकल और क्रोमियम मिला दिया जाए तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जिस पर कभी जंग नहीं लगता। सोने की कहानी भी ऐसी ही है। हाँ, 24 कैरेट का शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि उसके गहने अपना आकार ही नहीं रोक सकते। इसीलिए भारत में अक्सर 22 कैरेट सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि वो मजबूत हो सके। बिल्कुल। पीतल, कांसा और तारों की वेल्डिंग में काम आने वाला सोल्डर, ये सब इसी मिश्रण के चमत्कार हैं। प्राचीन काल में भी ये ज्ञान कितना उन्नत था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली का लौह स्तंभ है। हाँ, आयरन पिलर। ये स्तंभ 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, हर मौसम की मार झेल रहा है, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारतीय धातुकर्म का एक ऐसा अजूबा है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। खैर, हमारी ये पूरी यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है। बिल्कुल। खदानों के अंधेरे से लेकर अयस्कों को तोड़ने और चमकते हुए स्टील के बर्तनों तक, ये सिर्फ धातुओं की नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और विज्ञान की भी कहानी है। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति के छुपे हुए खजानों और इलेक्ट्रॉनों के लेन देन को समझकर हमने पूरी सभ्यता खड़ी कर दी। अगली बार जब कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन या सोने की अंगूठी देखे तो उसके पीछे छिपे सदियों के मानव प्रयास को जरूर महसूस करे। बिल्कुल, ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है। और जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। प्रकृति ने हमें जो एकदम शुद्ध लोहा या 24 कैरेट का शुद्ध सोना दिया, वो अपने असली रूप में बहुत नरम, कमजोर और कई बार हमारी जरूरतों के लिए अनुपयोगी होता है। हाँ, उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उनमें कार्बन या तांबे जैसी अन्य तत्वों की मिलावट करनी ही पड़ती है। तो ये प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। क्या धातुओं की इस दुनिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि शुद्धता वास्तव में एक कमजोरी है? क्या ये अशुद्धियां या अलग अलग तत्वों का वो मिश्रण ही है जो आखिरकार किसी भी चीज को उसकी असली ताकत और उद्देश्य देते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।